गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। पिछले 3 दिन से हम पॉलिटी के बारे में और पॉलिटी के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अभी हम 2 दिन जनरल अवेयरनेस को पढ़ने वाले हैं, जिसको हम करंट अफेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल सभी एग्जामों में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। मैंने पहली क्लास में भी आपको समझाया था, और आज और कल हम 2 दिन करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। बात किसी को भी नहीं करना है, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से 1 घंटे पूरा आपका फोकस गायब होना चाहिए बोर्ड पर, ठीक है ना। बात आपस में बिल्कुल नहीं करना। बेटा वो लगा देना, पीछे से लगा दो उसको, नीचे कराओ थोड़ा सा। हमारे सामने आजकल पेपरों में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग एग्जाम देते हैं कोई कि नहीं देते हैं? थोड़ा बहुत दिए होंगे तो उसमें देखा होगा जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस दोनों को पैरेलल में पढ़ाने वाला हूँ। 3-4 दिन पॉलिटी और 2 दिन क्या, जनरल अवेयरनेस। तो आज से हम जनरल अवेयरनेस का टॉपिक शुरू करेंगे, और हर क्लास में कम से कम 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर, कितने, और उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ये देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो तरीका कैसा रहेगा मैं बता दे रहा हूं। आज चूंकि पहली क्लास है, मैं बोल के आपको पहला पॉइंट लिखाऊंगा, तो लिखाने के बाद उसके बारे में बोर्ड में समझाऊंगा, ठीक है ना, कि ये क्या है, कैसी चीज है, क्यों है। क्लियर है? तो पहले हम लिखेंगे थ्योरी में। अच्छा, आपको किसी भी करंट अफेयर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में बहुत सारी करंट अफेयर की मैगजीन उपलब्ध होती है, आपने देखा होगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम किसको पढ़ें किसको नहीं पढ़ें। आपको टेंशन नहीं लेना है उसमें, वो काम हमारा है। मैगजीन्स हम पढ़ते हैं, न्यूज हम निकाल के लाएंगे। हाँ, जब आपका पेपर निकल जाए फिर खूब पढ़ना। लेकिन अभी कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो हम लोगों का एक्सपीरियंस इतने साल का रहा है, उसका लाभ आपको लेना है, ठीक है ना। चलिए लिखिए सबसे पहला पॉइंट। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया। वो अरविंद पनगड़िया का जो नाम है उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लेना आप। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया। चलिए बोर्ड पे आइए सभी लोग, देखिए यहां पर जितना आपने लिख लिया अच्छी बात है। हम चर्चा कर रहे हैं पहले पॉइंट में वित्त आयोग की। किसकी? वित्त आयोग। पहले एक बच्ची थी जिसको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंस कमीशन। कहते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या कहलाता है ये? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में, किसमें? बोर्ड पर देखना है। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में किसका प्रावधान है? अब ये वित्त आयोग क्या करता है, हमको ये सोचना चाहिए सबसे पहले तो। जैसे हमारे देश में एक मंत्रालय होता है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? वित्त मंत्रालय। अंग्रेजी में कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इसकी जो मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमण। कौन है? आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? निर्मला सीतारमण। हर साल हमारे देश में
1 फरवरी को, किस तारीख को, डेट भी याद रखना है, प्रतिवर्ष हमारे देश में 1 फरवरी को आम बजट पेश होता है। कौन सा बजट पेश होता है? आम बजट। अब ये क्या कहलाता है बजट, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। बजट का मतलब ये है कितना आय हो रही है देश की और कितना व्यय हो रहा है। आय और व्यय के लेखा जोखा को संसद में, लोकसभा में हमारे देश के जो वित्त मंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में कौन है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी हैं, वो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को आम बजट कहां पर, संसद में, लोकसभा में पेश करते हैं कि नहीं करते हैं? कौन सा कैसा होता है आम बजट? जैसे वो अपने बजट में घोषणा करती है हमने रेलवे को इतना पैसा दिया, हम रेलवे को इतना पैसा देंगे, हमारे देश के जो आर्मी है जिसको हम रक्षा कहते हैं, क्या कहते हैं, रक्षा बजट में इतने लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, स्वास्थ्य बजट में इतना खर्च किया जाएगा, शिक्षा में इतना खर्च किया जाएगा, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये सब लेखा जोखा किसमें होता है? काय में होता है बेटो? बजट में। किसमें होता है? बजट। कितनी आय हुई है वो कितना, यदि आय पता चला 30 लाख करोड़ हुई, कितनी हुई, तो व्यय भी कितनी होगा, 30 लाख करोड़ ही होगा। लेकिन कई बार हमारा व्यय ज्यादा हो जाता है, आय कैसा होता है, कम, तब हमारे देश को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कि जैसे मान के चलो खर्च है 40 लाख करोड़ और आय हो रही है केवल कितनी, 30 लाख करोड़, तो ऐसी स्थिति में हमें 10 लाख करोड़ रुपए क्या लेना पड़ता है, कर्ज। कौन देता है? कौन देता है कर्ज? यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, इसको हम बोलते हैं विश्व बैंक। क्या बोलते हैं? विश्व बैंक से हम कर्ज लेते हैं। देखो, मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं करंट अफेयर आऊं और एक लाइन आपको लिखा जाऊं। हमारा उद्देश्य ये है कि करंट अफेयर में दी कोई एक लाइन है तो उसके पीछे या जो पेड़ हमको आसमान में दिखता है उसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, उस जड़ के अंतिम छोर तक यदि हम पहुंचे तो वहां से आने वाला कोई भी प्रश्न हमारा गलत। जैसे इस साल ये पेपर में आ जाए कि देश का भी हाल ही में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो हमने तो लिख लिया अरविंद पनगड़िया, लेकिन मान के चलो ये ना कि ये पूछ रहा वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है, ये भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसलिए हमको उसकी गहराई तक जरूर पहुंचना। जैसे देश की आय कम है और व्यय कैसा है, तो फिर ऐसे देशों को क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। कौन कर्ज देता है? और तभी कर्ज मिलेगा जब आपकी क्रेडिट विश्व में कैसी हो। जैसे आप बैंक से कर्ज मांगने जाओगे तो क्या बैंक आपको भी कर्ज देगा क्या? अगर आप सरकारी नौकरी में हो कर्ज ले तो जाना नहीं पड़ेगा, वो घर आएंगे, वो कहते हैं भैया कार ले लो, मकान ले लो, हम दे रहे हैं पैसे, क्योंकि उनको पता है कि इसको हर महीने क्या मिल रही है, उससे हम काट लेंगे। लेकिन आज नहीं मिल रही तो आज हमको कोई नहीं पूछ रहा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रेडिट। क्या इंपॉर्टेंट है? क्रेडिट। पाकिस्तान को कोई कर्ज देता है क्या? नहीं देता, उसको पता है इसको चुका नहीं पाना। श्रीलंका को कोई कर्ज देता है क्या? नहीं देता, लेकिन देते हैं ऐसे देश देते हैं जो अपने को चंगुल में फंसाना चाहते हैं। चीन जैसे देश। कौन से देश है? चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया, आज उसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चंगुल में फंसा लिया। श्रीलंका को कर्ज दिया, श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया। इसलिए कहते हैं कर्ज लेकर किसी देश को हम विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। वहां के स्थानीय लोग मेहनत करके उसको विकसित बना सकते हैं, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमको कर्ज लेना पड़ता है। लेना पड़ता है कि लेना पड़ता है? लेकिन तभी जब हमारी क्रेडिट विश्व में कैसी हो, तो लोन कौन देता है? विश्व बैंक। अब दूसरा नाम यहां पर आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक? आप लोग सभी लोग बोलना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। दूसरे बैंक का नाम है न्यू इंडिया बैंक। कौन सा बैंक? या न्यू डेवलपमेंट बैंक। कौन सा बैंक? ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका बैंक है? तो विश्व स्तर पर कई ऐसे बैंक बने हुए। ठीक है, अच्छा ये क्यों होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अगर ऐसे बैंक नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे मान के चलो आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मान के चलो हम 100 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब 100 में से आज जो एक व्यक्ति है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। कैसी हो गई? उसका व्यापार में उसको घाटा लग गया, उसको नुकसान हो गया, वो दिवालिया घोषित हो गया। तो 99 लोगों ने, सभी ने 100-100 रुपए मिलाकर
उसको 99,900 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? और उसने अपना जो अपना व्यापार था उसको पुनः क्या कर लिया? चालू कर लिया, और धीमे धीमे मुनाफा क्या करने लगा? कमाने लगा। अच्छा, 99 लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ा, क्यों? सभी को कितने रुपए लगे? हो सकता है एक आदमी को देना पड़ता तो बोझ पड़ जाता। इससे उस आदमी की स्थिति कैसी हुई? धीमे धीमे मजबूत हुई, और मजबूत होने का उसने सभी के 100 रुपए और 120 रुपए के माध्यम से चुका दिए हो, और उसके जीवन हमने क्या कर दिया? बेहतर कर दिया। तो विश्व में ऐसे ही होता है, कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, कई देश कर्ज में फंस जाते हैं, तो ऐसे देशों की क्या बनी रहे? संप्रभुता। क्या बनी रहे? वो नष्ट ना हो जाए, उनका जो आधार है वो हमेशा क्या हो रहे? बना रहे। इसलिए हम काहे की व्यवस्था करते हैं? अर्थ की, या इसको हम कहते हैं कर्ज की। किसकी व्यवस्था करते हैं? कर्ज। लेकिन कर्ज भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 100 रुपए लिए 1 घंटे बाद 200 हो जाए। गाँव में ऐसा कर्ज मिलता है, 3 घंटे बाद 500 हो जाए, तो कहो 1000 रुपए हमने 4 दिन के लिए ले लिए, तो कहो 1000 रुपए 5000 रुपए बन जाए। ऐसा कर्ज गाँव में चलता है, उसका गणित आज तक कोई नहीं समझा पाया। सनी सर से ही पूछेंगे तो वो ही ना बता पाएंगे, कोई ना बता पाएगा। ऐसा गांव में हमारे किसानों को कुचक्र में फंसाया गया। किसमें फंसाया गया? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में हमारे गांव के साहूकारों और महाजनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी हम सब लोगों के लिए। बोले अब साहूकारों के चंगुल में नहीं फंसना है। आप सोचिए, ग्रामीण स्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या होती थी। जैसे मान के चलिए, परिवारों में कोई बुजुर्ग खत्म हो गए, अब उसकी 13वीं तो करना है कि नहीं करना है? 13वीं के लिए कम से कम 25-30 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मान के चलो किसान के पास नहीं है, वो 13वीं नहीं कर पाया, तो समाज का उपहास झेलता था वो। कैसा उपहास? कि लो भैया, तुम्हारे दादा जीवन भर किए, उसकी 13वीं भी नहीं कर पाए, अब उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है मजबूत, उसने जाके गांव के साहूकार से कर्ज लिया 20,000 रुपए, नहीं चुका पाया, जीवन भर उसका क्या बन गया? गुलाम तक बन जाता था, और उसकी जमीन जायदाद तक वो छुड़ा लेते थे। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को इस स्थिति से बाहर निकाला है, और उनके लिए स्कीम चालू की है KCC। कौन सी? किसान क्रेडिट कार्ड। कौन सा क्रेडिट कार्ड? जिनमें उनको सस्ती ब्याज दरों पर मात्र 4%, कितने? 4% एक साल में। कितने साल में? यानी यदि महीने का निकालें तो पता नहीं कितना कम, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति को हम मजबूत कर रहे हैं। किसके माध्यम से? KCC के माध्यम। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कौन सी योजना? इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें प्रतिवर्ष मिलती हैं, यानी 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, और मध्य प्रदेश में 2-2 हजार की 2 किस्तें और मिलती हैं, जिसके माध्यम से 4,000 रुपए किसान को और उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब 10,000 रुपए किसान को आर्थिक मदद दी जाती है। किस योजना के माध्यम से? किसान सम्मान निधि योजना। इसके बाद अब किसान बेचारा जब गांव में मेहनत करता है कि नहीं करता? ऐसी ठंडियों में हम तो स्वेटर पहने बैठे हुए हैं, हाथों में ग्लव्स, पांव में मोजा, वो नंगे पांव खेतों में सिंचाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जूते नहीं पहन सकता क्योंकि मिट्टी भर जाती है, तो उतने बजनी पैर होकर वो चल नहीं सकता। उस मेहनत के बाद उसको गेहूं का सही मूल्य मिल सके, उसके लिए प्रधानमंत्री ने MSP, कौन सी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसका गेहूं खरीदने की क्या कही है? बात कही है। किसान जब 60 साल का हो जाता है तो उस किसान को शारीरिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो अपना खेत में जाके काम नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में उसको पेंशन की व्यवस्था होगी। इसके लिए किसान कौन सी? वृद्धावस्था पेंशन और किसान योगी पेंशन के माध्यम से भी ये व्यवस्था की जा रही है। समझ में आया ना? उसका नाम है किसान मानधन योजना। क्या नाम है? किसान मानधन योजना। यदि हमारा किसान खेत में काम करते हुए ईश्वर ना करे कभी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है किसी भी कारण, तो उसके लिए एक मुश्त 1 लाख रुपए राशि क्या दी जाएगी? तत्काल उसकी सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और उसकी अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए भी धनराशि केंद्र सरकार क्या कराएगी? उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के सहयोग के माध्यम। इतना कार्य किसके लिए हो रहा है? किसानों के लिए हो रहा है। देखो आज ये काम क्यों हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब किसान ऊपर पहुंचेंगे, किसान जब नेतृत्व करेंगे, जिसने वो समस्याएं देखी होंगी, राहुल गांधी ने वो समस्याएं देखी हैं क्या? सोने की चम्मच वालों ने समस्याएं देखी हैं क्या? वो समस्याएं तो उसने देखी हैं जिसने फुकनू से चूल्हा फूंका है, देखा ना आपने? जिसने खाड़ू से रोटी बनाई है, उसने वो समस्याएं देखी हैं। तो आज हम देख रहे हैं
कितनी सारी स्कीम हमारे देश में चल रही, सब काहे में आती हैं? काहे में आती हैं? बजट में। समझ में आया कि नहीं आया? तो वित्त मंत्रालय की मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल नंबर 280 में। आय और व्यय के लेखा जोखा को क्या कहते हैं? बजट। प्रतिवर्ष कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को। इस साल भी कब आने वाला है? 1 फरवरी को। ज्यादा दिन नहीं रह गए भाई, ज्यादा दिन रह गए क्या? मुश्किल 6-7 दिन बचे हुए हैं। तो आपको भी एक काम करना है, आज 7-8 दिन बाद जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण संसद में बोल रही होंगी, तो आपको भी पेन कॉपी लेके बैठना है टीवी के सामने। बैठना कि नहीं बैठना है? तो जो आगामी सरकार की योजनाएं हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है। आप समझ जाएंगे कौन से आपके काम की है। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आपको भी साथ में क्या करना है? इसको लिखना है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम ज्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है ना? लिख लीजिएगा इसको कहीं। समझ में आया सभी को? लिख लिया आप लोगों ने ये सब? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सभी ने लिख लिया? आगे बढ़े। लिखिए हाल ही में। अच्छा, हाल ही में का मतलब रिसेंटली, अभी जो कुछ दिनों पहले घटित हुआ है। करंट अफेयर तो तुरंत होता है कि नहीं होता है? अच्छा, हमने देखा है किसी पेपर में 1 साल पुराना करंट अफेयर आता है। कितने साल पुराना आता है कि नहीं आता है? लिखिए नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में वृंदावन में, हाल ही में वृंदावन में देश का पहला, हाल ही में वृंदावन में देश का पहला गर्ल सैनिक स्कूल खोला गया है। गर्ल सैनिक स्कूल, हाल ही में देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है? वृंदावन में। आप देख रहे होंगे जो दूसरा हमारा करंट अफेयर है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर खुल गया है? ये वृंदावन। वृंदावन तो हम जानते ही हैं, बिहारी लाल जी की, आप समझ लीजिए उनका पूरा जीवन का बहुत अमूल्य जो भाग था वो कहां पर व्यतीत हुआ? वृंदावन में। बांके बिहारी लाल की जो मूर्ति है वो कहां पर स्थापित है? वृंदावन में। राधा वल्लभ लाल जी भी कहां पर विराजमान है? वृंदावन में। निधि वन जो बिहारी लाल जी के रास का स्थान है वो भी कहां स्थित है? वृंदावन में। हमारे देश के जगत गुरु संत कृपालु जी महाराज और उनका बहुत शाश्वत मंदिर जिसका नाम है प्रेम मंदिर कहां पर स्थित है? वृंदावन में। है कि नहीं है? और अभी हाल ही में जैसा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ का बना है, वैसे ही अब कॉरिडोर किसका बनने वाला जा रहा है? वृंदावन बांके बिहारी लाल जी का कॉरिडोर भी उसी प्रकार से। ये वृंदावन यमुना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है?
यहीं पर वो स्थान है, इसको हम कालिया दह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? जहां पर भगवान बच्चों के साथ, बाल सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे, वो कालिया दह में चली गई थी। कालिया किसी वृंदावन में ये जगह है। और यहीं हमारी देश की बच्चियों के लिए कौन सा स्कूल खोला गया है? आज हम देख रहे हैं हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है। सतना की अवनी चतुर्वेदी, कौन? सतना की अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना होगा आपने। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी। हमारे आसपास महिलाएं आज देख रहे हो आप, चाहे वो बीएसएफ में हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे असम राइफल्स में हो, चाहे नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, बच्चियां हर जगह देश की सुरक्षा में अपना स्थान क्या कर रही हैं? सुनिश्चित कर रही हैं। इसलिए उनको भी बचपन से ही सेना की शिक्षा देने के लिए उनको सैनिक स्कूल की व्यवस्था कहां पर की गई है? वृंदावन में की। क्लियर है सभी को? दूसरा तीसरा पॉइंट लिखिए। हाल ही में देश का पहला, अब रुक जाइए इसके बाद, ठीक है। हाल ही में देश का पहला, बोर्ड पर देख लिए सभी लोग। हम तीसरे पॉइंट पर चल, कहां से क्वेश्चन आएंगे मैं उसको लेके चल रहा हूं। देश का पहला, और उसका नाम है परमाणु रिएक्टर। लिखना नहीं है, बोर्ड पर देखना है समझने के बाद। क्या नाम है उसका? परमाणु रिएक्टर। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? 12वीं वाले हैं फिजिक्स वाले? 12वीं में कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनके 95% से ऊपर मार्क्स आए थे? कितने लोग बैठे हैं? ये क्या 90% से ऊपर वाले कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर 12वीं में? एक भी नहीं है। 10वीं में 90% से ऊपर कितने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर? एक भी नहीं है। 10वीं में 80 से ऊपर कितने बैठे हुए हैं? 90, 80, 90। 12वीं में 80 से ऊपर कितने बैठे हुए हैं? 2-3 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग 25,000 रुपए पा गए हैं? 2, 4, 5 ऐसे लोग। उस 25,000 का लैपटॉप लिया आपने? लैपटॉप लिया? कौन सा लैपटॉप लिया? लेनोवो लिया? अच्छा। और बाकी लोगों ने? आपने क्या लिया? क्या रखा था पहले से? ठीक है, बहुत खुशी की बात है। कुछ बच्चे, अच्छा कुछ लोगों को लगता होगा जैसे यहाँ कुछ 90% वाले बैठे होंगे, कुछ 99 वाले बैठे होंगे, कुछ 80-85 वाले बैठे, कुछ 60-70। हमको इससे कोई लेने देना नहीं है। हम तो कहते हैं 0% वाले हो। कैसे हो? हम तो कहते कभी जीवन में पढ़े ही ना हो, कभी जीवन में, हमको उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किसके? अरे पेपर तो निकाले लेकिन पढ़े कभी नहीं। कई ऐसे भी रहते हैं जिनके सब निकल गए लेकिन पढ़े जीवन में नहीं है। वो भोज मुक्त विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय? चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। मामा ने कहा था रुक जाना नहीं। क्या कहा था? रुक जाना नहीं, बढ़ते रहना। क्या करते रहना? फेल भी हो गए तब भी पेपर देना। अंग्रेजी में नंबर कम आते तो अंग्रेजी सब्जेक्ट ही हट जाना, 5 की परसेंटेज उड़ जाना। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? अब पास हो जाते हैं। 12वीं तक कौन नहीं निकलता हमारे यहाँ? अगर अच्छी कड़ाई से कॉपी चेक हो जाए तो 100 में से 90 12वीं तक पहुंच भी ना पाए, और तो छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन कोई बात नहीं, कभी जीवन में कोई बच्चा अपने दिमाग में ये लेके मत बैठना कि परसेंटेज से कुछ होता है। हाँ, परसेंटेज अच्छी है, मतलब उससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई में रुझान रहा है। क्या पता चलता है? पढ़ाई के प्रति आप, तो इच्छा है आपकी पढ़ना। कोई जबरदस्ती आपको धक्का देकर नहीं घर से भगाया है कि भैया तुम जाके यहाँ बैठो। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, तो क्या हम में से कोई आपके घर जाके आपको निमंत्रण देने आया है क्या? हम तो ये चाहते हैं कि हम अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो अच्छा लेना चाहता है वही आएगा कि नहीं आएगा? क्या कोई ऐसा आदमी यहाँ टिक सकता है क्या? मैं कह रहा हूं 1 महीने भी नहीं टिक सकता। 1 महीने भी नहीं टिक सकता जिसका पढ़ाई में रुचि ना हो। आपकी रुचि है, आप चाहते हैं कि हम कुछ बदलाव लाएं अपने अंदर, हम कुछ करके दिखाएं, हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें, तो आप यहाँ पर बैठे हुए। हम भी यहाँ बैठे हुए क्यों? क्योंकि हम चाहते कि हम आपको अपने ज्ञान से थोड़ा बहुत जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, सूक्ष्म ज्ञान पेपर के लेवल का, वो कम से कम आप तक पहुंचा सकें। ज्ञान की तो इतनी बड़ी सीमा है कि हम जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कभी भी कोई ये तो नहीं सोचना कि परसेंटेज कुछ होती है। अभी एक मूवी आई है 12th फेल, आई है कि नहीं है? तो चाहे मैंने कहा ना फेल भी हो जाओ, पास हो जाओ,
अगर आपने जीवन में 1 साल सोच लिया कि हमको मेहनत से पढ़ना है, कितने साल, बस किस्मत बदल जाती है। Only 1 year is more than sufficient to getting your target or your aim. That is more than sufficient. बस 1 साल अपनी आत्मीयता से कह दो, सब चीजें त्याग के बस क्या करना है। तो थोड़ा इस बुद्धि क्षमता को भी बढ़ाना है। बहुत से बच्चे कहते हैं पढ़ नहीं पाते। जैसे मैं यहाँ आता हूं, आपको समझा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं चीजें कहां पर रहती हैं। अरे हम कॉपी पे लिख भी लाएंगे तो कितने पॉइंट लिख लाएंगे, 2-4 पॉइंट, 5 पॉइंट। लिखना कभी कभी इसलिए पड़ जाता है कि सीरीज ना टूट जाए। क्या ना टूट जाए। अगर हमको मान के चलो कुछ लिखना, जैसे मायावती जैसा काम थोड़ी ना करना है कि ये भी पढ़ना है कि हाँ तो हम फिर आए थे, फिर अथवा ऐसा हुआ, मतलब अथवा भी किससे देख के पढ़ना है, इससे कुछ नहीं होता। कापियां एक माध्यम हो सकती है, लेकिन हमको किसको मजबूत करना है, मस्तिष्क को। कैसे मजबूत होगा। अब आप सोचें कि हम केवल पढ़ लें। अच्छा, इस क्लास में हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इतने बच्चे सब पढ़ते हैं, लेकिन निकलते उसमें से 10-12 हैं। बाकी सब क्यों नहीं निकलते, कमी क्या है। हम किसी को अलग पढ़ा रहे हैं क्या, हम तो सबको कैसा पढ़ा रहे हैं, उसी में से आ रहा, तब भी बच्चे नहीं निकल पाते। मतलब कहानी है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग। अलग क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा घर में बैठकर योग करना पड़ेगा। बच्चों क्या करना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट का समय योग के लिए देना पड़ेगा। क्यों, उससे हमारी बुद्धि मजबूत होती है। मैं जो बता रहा हूं, अब एक बार में दिमाग में चीजें कैच कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। वो लंबे समय तक क्या रहेंगी, उससे याददाश्त बढ़ती है। किसके माध्यम से, एक्सरसाइज, योग, शारीरिक अभ्यास। इससे आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। किस पर नियंत्रण रहता है, आपका मन भटकता, कॉपी में लगा है तो कॉपी में ही लगा रहेगा। ये नहीं कि पता चला पड़ोस में बर्थडे पार्टी चल रही है तो हमारा मन वहां हो कि चलो पहले वहां हुआ है फिर पढ़ाई देख लें। किसी के दोस्त की शादी हो तो हमारा मन वहां पर रखा हुआ है, तो नहीं। जिस बच्चे को अपना टारगेट अचीव करना है, वो साल में ब्याह, बारातें, चौक, मड़वा, इन सब चीजों से दूर रहता है, क्योंकि ये तो अगली साल भी होने हैं। अगर तुम्हें अपने ब्याह, बारात, मड़वा की चिंता है तो 1 साल पूरा पढ़ाई में लगाना है। किस में लगाना है। हम दूसरे की चिंता करते रहते हैं। किसकी चिंता करते रहते हैं, अरे अपने की चिंता नहीं है तुमको क्या। तो इन सब चीजों को कुछ ध्यान करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। दोस्ती यारी, ज्यादा ज्यादा आपका 1 या 2 अच्छे दोस्त होने चाहिए। कितने, कि थोड़ा मन बेकार लग रहा है तो चलो आओ थोड़ा स्टेडियम में चल के बैठ लेते हैं, शुद्ध हवा ले लें। तो एक ऐसा दोस्त जो आपको दिन प्रतिदिन आपका मनोबल बढ़ाए। क्या बढ़ाए, कि नहीं यार तुम सही चल रहे हो, थोड़ा सा ये कमी स्कोर कर लो। ये नहीं कह रहे तुम्हारे बस की तो है ही नहीं। आप सोचिए, इतना बड़ा आपका जीवन निकल गया, क्या आपको अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने आपसे कहा हो, आपके गुरुजनों के अलावा, कि तुम मेहनत करो, तुम्हारे पीछे हम हैं, अगर नहीं कर पाओ तो हम तो खड़े हैं। कोई है ऐसा। मोहल्ले में ऐसे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसे एक भी इंसान नहीं मिलेंगे जो कह दे बेटा तुम पढ़ो, पैसा हम लगाएंगे, किताबें हम लाएंगे। ऐसा कोई है आपका। आलोचना करने वाले मिल जाएंगे, उनसे कह देना हमारे ऊपर खर्च करके दिखाओ, हम करके दिखाएंगे। कोई ना मिलेगा। हम लोग केवल कुछ चंद फीस के लिए यहां नहीं पढ़ा रहे, उस सम्मान के लिए पढ़ा रहे। कल के दिन तुम अधिकारी बन के आओगे तो कहीं मिल जाओगे तो कम से कम ये तो कहते सर जी नमस्कार, आपकी कृपा से थोड़ा हमको थोड़ा सा लाभ मिला। मैं तब भी नहीं कहूंगा, अरे हम पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे, मेहनत आपकी है, शायद हमारा योगदान 1% का हो जाए। कितना परसेंट, लेकिन 99% में आप ही का योगदान कहूंगा। बस इस साधना के साथ, पढ़ाई नहीं है ये, क्या है, साधना है, छोटी सी तपस्या है। क्या है, कुछ दिन की। और उसमें थोड़ा सा क्या जरूरी है, त्याग। क्या जरूरी है, मोबाइल का त्याग, समाज का थोड़ा सा त्याग। तो कुछ दिन के लिए सेल्फिश बन जाओ। कैसे बन जाओ, किसी दोस्त ने कहा कि भैया हमारे यहाँ कार्यक्रम है, तुमको पूरी जिम्मेदारी निभाना। कह देना भैया अगली साल, इस साल तो हमारा क्या है यार, पेपर, 1 साल के लिए। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम। मैं बताना चाहता हूं कि भारत अब इतना मजबूत देश हो गया है कि आज उसने अपना खुद का परमाणु रिएक्टर बना लिया, स्वनिर्मित। क्या बोलते हैं इसको, देखो बच्चों कैसा बना लिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिजीनियस। कैसा कहते हैं, खुद द्वारा बनाया गया। और उस परमाणु रिएक्टर का नाम है बच्चों काकड़ा पारा। क्या नाम है, काकड़ा पारा। कहां पर है ये, कहां पर है, किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, ताप्ती को कहते हैं सूर्यपुत्री। क्या कहते हैं, इसी के किनारे मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर। क्या नाम है,
बुरहानपुर। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल से होता है। कहां से होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी 3 सहायक नदियां हैं। इस साल तो एमपीपीएससी के पेपर में आई भी थी, प्री एग्जामिनेशन में। किसमें आई थी? प्री तो वनडे एग्जामिनेशन ही होता है कि नहीं होता है, उसमें पूछी थी। तो आपने देखा होगा जब शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो अभिषेक में बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, और भी अन्य अबीर गुलाल ये सब चीज चढ़ाते हैं, लेकिन जब लास्ट में कहते हैं सब पूरा क्या कर दो, चढ़ा दो, तो शिव के ऊपर पूर्ण आहुति क्या कर दो, गिरा दो। अब कहते हैं चढ़ा दो, लेकिन यहां क्या याद रखना, शिवा पूर्णा और गिरना। कंफ्यूज है क्या? याद हो गई कि नहीं हो गई? इस पढ़ाई को बहुत सरल बनाएंगे अपन। कैसा बनाएंगे? ये जो कठिन बनती है इसको अपन और सरल बनाएंगे। तो भारत ने, करंट अफेयर तो इतना सा था कि भारत ने पहला परमाणु रिएक्टर जो स्वदेशी है, कैसा है, हमारे देश के ही इंजीनियर्स ने बनाया है, विदेशियों का कोई सहयोग हमने इसमें नहीं लिया। ऐसा परमाणु रिएक्टर हमने कहां पर बनाया है? कहां पर है ये? किस नदी के किनारे है? ताप्ती क्या कहते हैं? कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का? कहां से निकलती है? उद्गम। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं बच्चों? शिवा, पूर्णा और, तो शिवा, पूर्णा और गिरना। ये शिव के ऊपर पूर्ण आहुति क्या कर दो, गिरा दो। ये कौन सी नदियां हैं? सहायक नदियां। अभी यहीं ये टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है, अब ये टॉपिक तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो गया। बच्चों, इस परमाणु रिएक्टर में हम ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले इतना जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिखने का काम फटाफट करो, फटाफट स्पीड से लिखो इसको। चीजें बहुत ज्यादा हैं, समय सीमित है, तो लिखने का काम सुपर फास्ट तरीके से। जल्दी जल्दी लिखिए, स्पीड से। लिखने का काम सुपर फास्ट। एक काम और मैं आपको बता देना चाह रहा हूं आज, कि हर सैटरडे को, इस सैटरडे को तो मैं शायद नहीं रहूंगा, थोड़ा मुझे बाहर जाना है, तो मंडे को क्लास लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हर सैटरडे को मैं यहाँ आकर क्लास के शुरुआत के साथ ही आपको अभी हाल ही में कौन से एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जाम के आए उनके बारे में भी यहाँ बताया करूंगा, ठीक है ना, प्रति शनिवार। क्लियर है? और उसकी क्या डिमांड है एग्जाम की, कैसे उसको देना है, और आपको फॉर्म जरूर भरने हैं। क्या करने हैं? जितने ज्यादा फॉर्म भरोगे तैयारी उतनी कैसी होगी, तेज होने वाली। नहीं निकला कोई टेंशन नहीं ना, हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, भरने में कुछ नहीं जा रहा। तो हमको फॉर्म भरना है और उसको क्या करना है, समझ में आया कि नहीं आया? तो 2024 और 25 अधिकतम टारगेट बना के चलो। 25 कितना, कि 24-25 में हमको नौकरी लेके चलना है, ठीक है ना। फॉर्म भरते जाइएगा, पेपर देते रहिएगा, सिलेबस भी साथ में क्या होता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दोनों काम होते रहेंगे।
क्योंकि बहुत से एग्जाम के फॉर्म तो ऐसे आते हैं जिनकी लोगों को जानकारी तक नहीं मिलती, ठीक है ना। तो वो रिसर्च करने का काम हमारा, कहाँ निकला है, कैसे निकला है, सब हम बताएंगे, ठीक है ना। और जिन फॉर्मों में कई तो ऐसे फॉर्म निकले, पता चला 30 वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, लोग कहते हैं इतनी कम कौन फॉर्म डाले, पता चला कौन सिलेक्शन तुम्हारा उसी में होना हो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम सोच के बैठे कि हमको तो आईएएस बनना है, लेकिन पता चला ईश्वर ने हमारी किस्मत इकोनॉमिक्स ऑफिसर वगैरह रखी हो, किसमें रखी हो, तो हमको नहीं पता हमको कहाँ जाना है। जो सिलेबस है उसके हिसाब से फॉर्म भरना है। क्या करना है? गणित आता है, जीके आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, भरिए। मैथ रीजनिंग, समझ में आया कि नहीं आया? फॉर्म भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? लिख लिया सभी ने? अब हम चर्चा कर रहे थे परमाणु रिएक्टर की। किसकी? ये तो आत्मनिर्भरता से बनाया है। किससे बनाया है? मोदी जी कह नहीं रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं? मेड इन इंडिया। मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया। कौन सा इंडिया? इनमें छोटा सा अंतर है। मेड इन इंडिया का मतलब है भारत का बना हुआ, तो मेक इन इंडिया का है भारत में ही बनाओ। कहां पर बनाओ? अब ये परमाणु रिएक्टर कहां बना है? पहले ये रिएक्टर हम नहीं बना पाते। एग्जाम में पूछ सकता है भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? आप लोगों ने सुना हो काकड़ा भारत। किसने कह दिया काकड़ा भारत? जी नहीं। उस कौन बोला? ये अप्सरा कौन बोला? सही उत्तर है, ठीक है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? बहुत अच्छे, खुशी होती है जब बच्चे ऐसा आंसर देते हैं। अप्सरा। क्या नाम था उसका? अप्सरा तो स्वर्ग लोक में मिलती है, कहाँ मिलती है? भारत में तो होंगी नहीं, कहाँ पर रहते हैं? उर्वशी, रंभा, मेनका, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो उसका नाम क्या था पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का? अप्सरा। अब इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? कहां पर हुई थी? तारापुर में। कहां पर हुई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एक दिन ये जरूर पढ़ाना है क्लास में कि ऊर्जा बनती कैसे, बहुत से बच्चों को यही नहीं पता, ठीक है ना। तो अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है, देश का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। कब बना था? कहां पर स्थापना हुई थी? और ये है बेटा महाराष्ट्र में। कहां पर है? कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। और ये किसके सहयोग से बना था? हम तो बना नहीं पाते थे, अगर खुद बना लेते तो 2024 में पहला क्यों बनाते? ये कब बनाया है? 2024 में। और ये बना था 1900। तो हमारी ताकत तो थी नहीं इतना बनाने की। लिखना बेटा बाद में, लिखना बाद में, देखो मैं समझ लूंगा। तो ये किसके सहयोग से बनाया था? जी, ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है जनरल इलेक्ट्रिक। क्या नाम है? और ये कंपनी है बच्चों कहाँ की? यूएसए अर्थात अमेरिका। किसकी कंपनी है? तो कभी एग्जाम में पूछे, पहले सुन लो, डेटा बहुत होता है हमारे पास, मैं उस पूरे डेटा को फोल्डर की भांति आपके सामने निकाल के रख देता हूँ। कंप्यूटर ही तो है यार। अब तुम लिखते हो तो मेरा ध्यान तुम्हारी कॉपी भी जाता है, कॉपी भी जाता है, दिमाग का फोल्डर डिस्टर्ब हो जाता है। अब कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि फोल्डर भारी, इसलिए कोशिश करना है कि सामने देखो, आप आंखों में देखिए। पुराने जमाने की पद्धति नहीं जानते क्या? दो तरीके से पढ़ा जाता है, सुनने से 80% और देखने से 20% और। तो सुनना है और क्या करना है? तो जनरल इलेक्ट्रिक जो पता चला तुमने कॉपी में लिखा, और मैंने तुमको देखा अरे ये तो लिख रहा है, तो दिमाग में जो और तथ्य आने वाले हैं वो गायब हो जाते हैं फिर, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर आप कहेंगे सर आपने कम दिया हमको डेटा। अगर आप चाहते हैं आपको डेटा ज्यादा से ज्यादा मिले तो सामने देखना है, मेरा आपसे संवाद होना चाहिए आंखों से, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रिक कहां की कंपनी है? तो अमेरिका के सहयोग से हमने अपने देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया था। कहां पर बनाया था? उस जगह का नाम क्या है? सन क्या है? वो परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? क्लियर है? चलिए देखिए, अब हमारे लिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या मध्य प्रदेश में भी परमाणु से ऊर्जा बनती है क्या? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चूंकि हम मध्य प्रदेश से क्या है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी परमाणु से ऊर्जा बनती है क्या? तो पता चला कि पहले परमाणु ऊर्जा बनती काहे से, ये तो देख लें। परमाणु ऊर्जा बनती काहे से है ये देख लिया।
तो परमाणु ऊर्जा के लिए हम बहुत सारे तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिनमें एक नाम सभी ने सुना होगा, यूरेनियम। किसका नाम सुना होगा? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? यूरेनियम का नाम सुना है सभी ने कि नहीं सुना है? ठीक। प्लूटोनियम, किसका नाम आप लोगों ने सुना है? प्लूटोनियम का नाम। तीसरा एक तत्व बता रहा हूं यही, थोरियम। कौन सा तत्व? ये सभी ऐसे तत्व हैं जिनसे कौन सी ऊर्जा बनाई जाती है? परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। और इन सभी तत्वों को परमाणु रिएक्टर में, किसमें? परमाणु विखंडित किया जाता है। क्या किया जाता है? विखंडित किया जाता है। उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? दो होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या होता है, और एक होता है फिजन। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते नाभिकीय विखंडन और संलयन क्या होता है, तो आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कराता हूं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, क्या होता है? शब्द कौन सा आ रहा है? फिजन। अब जैसे कुछ लोग, पहले तो मेरी आपसे ही दरख्वास्त है, मेरी आपसे प्रार्थना ही समझ लो, कुछ लोग अगर नॉनवेज का सेवन करते भी होंगे तो कोशिश करिए कि जब धरती पे वेजिटेरियन खत्म हो जाए तब खाइएगा, ठीक है ना? कुछ लोग खाते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है ये, यदि आप नॉन वेजिटेरियन का सेवन करते हैं तो कोशिश करें छोड़ने का। क्या करें? कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं एक दिन में छोड़ दें, धीमे धीमे उसको छोड़ने का प्रयास करें। लोग कहते हैं मछली से हमको प्रोटीन मिलता है। अरे भाई, हमारे सोयाबीन से भी तो प्रोटीन मिलता है कि नहीं मिलता है? चने और मूंग से भी तो क्या मिलता है? किसी जीव को खाकर हम बड़े नहीं बन सकते, ये सोचना चाहिए हमको। ये भी हम अपने ऊपर पापों को लाद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये पाप आज नहीं, एक दिन हमको इसका फल जरूर देंगे। कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दीजिएगा, एक दिन मेरा फर्ज है कहने का। जो लोग फिश अर्थात फिश खाते होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी फिश रख देते होंगे उसमें, कुछ लोग रख भी देते होंगे, भगवान जाने। कुछ होते हैं जानवर किस्म के, चीनी जैसे लोग, सब खा लेते हैं वो। तो फिश को क्या करते हैं? विखंडित करते हैं। क्या करते हैं? तो फिजन मतलब अरे यह याद रखने वाली बात है, किसकी बात है? भोजन पे मत जाइएगा, या हमको याद कराना है तो ट्रिके हैं। क्या है ये? फिजन अर्थात फिश का प्रयोग जो लोग करते हैं वो किसको करते होंगे? तोड़ तोड़ के, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं? फिजन का मतलब क्या हो गया? विखंडन। और फ्यूज घर में क्या करते हैं हम? जोड़ते हैं कि तोड़ते हैं? अगर फ्यूज तोड़ देंगे तो लाइट चली जाएगी, इसलिए फ्यूज को क्या करना है? मतलब जिसमें परमाणु विखंडित होते हैं वो फिजन है, और जिसमें परमाणु जुड़ते हैं वो फ्यूजन है। क्या है? कभी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स की तो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही हूँ, अगर देखा जाए घूम फिर के। इतने दिन हो गए हमारा आपका परिचय नहीं हुआ, तो बता दे रहा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। किसका है? मैं नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहां से पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना? तो बाई डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल हमारी आधारभूत सिद्धांत है, ठीक है? तो ये तो है, ये तो रोचकता है। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होता है? विखंडन, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किसका फिजन होता है? या तो यूरेनियम का होगा या किसका होगा? क्योंकि इन सभी को परमाणु ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा ईंधन। जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, कार को चलाने के लिए डीजल चाहिए, इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए विद्युत चाहिए, ऐसा ही इस रिएक्टर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बच्चों, इनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है। किसके अंदर? 20 ट्रेन कोयला। कितना? एक ट्रेन जो होती है मालगाड़ी, उसमें 50 बोगियां होती है। कितनी बोगियां होती है? उस 50 बोगी में कई क्विंटल कोयला होता है। आपने देखा होगा, देखा कि नहीं देखा है? कभी रास्तों से गए हो तो साथ मालगाड़ी देखी कोयले की, ऐसा 20 ट्रेन कोयला। एक ट्रेन नहीं, कितनी ट्रेन?
यानी 20 में 50 का गुणा कर दें तो 1000 बोगी, और उसमें कितने टन कोयला, नहीं मतलब लाखों टन कोयला, और 1 किलो यूरेनियम। कितना? पॉलीथिन में ले लो आप 1 किलो यूरेनियम, आलू टमाटर की तरह। उतनी ऊर्जा जितनी 20 ट्रेन कोयले में निकलती है, उतनी 1 किलो किसमें निकलती है, उतनी 1 किलो किसमें निकलती है, और 1 किलो किसमें निकलती है। अब ये नहीं कि कल कोई आया सर जी वो तो 1.5 किलो में निकलती है, तो हम कह रहे 1.5 किलो में 5 किलो में निकले, हमको लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यहां पर हम कोई लड़ने नहीं बैठे हैं कि 1 किलो में निकलती 2 किलो में। यहां यह बताया जा रहा कि यदि ईश्वर अनंत है तो उसके सामने यूरेनियम एक राई का दाना है। किसका है? लेकिन ताकत कैसी है? बराबर है। जैसे एक तरफ कुंभकर्ण खड़ा है और दूसरी तरफ कोई सबसे छोटा बानर खड़ा है भगवान राम की सेना का, तो कुंभकर्ण और उस बानर में समानता कैसी है? बराबर है, क्योंकि उस पर किसकी कृपा है? भगवान राम की कृपा। ऐसे कहना चाहिए कि परमाणु ऊर्जा के लिए कोयले से यदि तुलना की जाए तो इतनी शक्ति यूरेनियम में होती है जितनी 20 ट्रेन काय में होती है? कोयले में होती है। मतलब समझ गए आप? अब आप सोचिए, यदि हमको यूरेनियम से हम ऊर्जा बनाएंगे तो हमको लाभ होगा कि नहीं होगा? कैसा लाभ होगा? हमको कोयला इतना निकालना नहीं पड़ेगा, जमीन को खोदना नहीं पड़ेगा, भूमि का क्षरण नहीं होगा। कोयला जलता है तो धुआं निकलता है कि निकलता है, तो उससे धुआं का प्रदूषण भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब कोयला जाता है तो क्या सब कोयला अच्छा होता है? क्या कुछ खराब भी होता है? तो उसमें राख निकलती है। क्या निकलती है? और वो राख भी पर्यावरण को क्या करती है? इतना सारा प्रदूषण। हम यहाँ 20 टन कोयला मत देखो, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख बचती है कि नहीं बचती है? तो प्रदूषण भी तो फैलता है कि नहीं फैलता है? इससे प्रदूषण होगा क्या? नहीं होगा। अभी हाल ही में UNFCCC की मीटिंग COP28 के नाम से दुबई में हुई है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कन्वेंशन कहां पर हुई है? दुबई में। इसमें कहा गया है कि कोयले से जो ऊर्जा बनती है उसको बंद करना है। तो किसकी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो? 2 ऊर्जा को बढ़ाओ, एक तो सौर ऊर्जा को, किसको? पवन ऊर्जा को, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाइए, और किसको बढ़ाइए? परमाणु। लेकिन किसको खत्म करिए? कोयला, क्योंकि कोयला पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या फैला रहा है। उससे जब धुआं फैलता है तो प्रदूषण के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाती है वो? उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कैसा होता है? बढ़ता है, जो हमारे लिए घुटन का क्या बनता है? कारक बनता है। आज हम गर्मियों में बिना एसी के सो नहीं पा रहे हैं। कूलर जब तक हमारे सिर के पास न रखो हम सो नहीं पा रहे हैं। पुराने जमाने में आदमी सब सो लेता था। तो आज हमने पिछले कुछ वर्षों में जो पृथ्वी का स्थानीय ताप जो बढ़ाया है वो हमारे लिए ही क्या बन रहा है? घातक। अभी नौगांव में देखिए आप, अभी 2-3 महीने रुक जाइए, चांटे गलते हैं रोडों पे 2 बजे चलने पे। ऐसा लगता है कि हवा ने आके झोंका मार दिया। तो हम पूरा मुंह बांध के निकलते हैं। वो किसके कारण है? अरे तो उससे हमको लाभ होगा कि नहीं होगा? ये ईंधन समझ में आ गए? कौन सी प्रक्रिया होती है? न्यूक्लियर फिजन, हिंदी में क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? गुलाबी कलर खतरनाक ही लगता है, ये दूसरे में आ जाते हैं अपन। नाभिकीय, इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। अभी लिखना नहीं है, अभी 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं इसमें। अभी हमको मध्य प्रदेश में आना है। किसमें आना है? और मध्य प्रदेश में ये देखना है कि मध्य प्रदेश में क्या इसका कोई प्लांट है क्या? MP में आ गया। MP के मंडला में चुटका कौन सी जगह है? अब आप मुझे बताओ, कहां 20 ट्रेन कोयला और कहां 1 किलो? तो चुटकी भर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ज्यादा तो लग नहीं रहा है। तो मध्य प्रदेश के कहां पर? मंडला जिले के चुटका नामक ग्राम पर। चुटका कैसा लिख गया है? ये बड़ा लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? चुटका नामक स्थान पर कौन सा प्लांट लगना है? परमाणु ऊर्जा। अभी तक लगा नहीं है, प्रस्तावित है। तो ये करंट अफेयर हो गया। 25 में बन जाए, 26 में बन जाए, जब मोहन यादव का मन हो। किसका मन हो? अपना मन से तो कुछ चलना नहीं है। वो काम किसका है? मुख्यमंत्री जी का। तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका नामक स्थान पर कौन सा प्लांट बनता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये मध्य प्रदेश भी निपट गया, करंट अफेयर भी निपट गया,
और सबसे पहले क्या हुआ था उसको भी हमने क्या कर लिया है। अब इसको लिखने का कार्यक्रम चालू करें। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ऊर्जा बहुत जरूरी है किसी देश के विकास के लिए। ऊर्जा बहुत जरूरी है किसी इंसान के विकास के लिए। ऊर्जा बहुत जरूरी है। बिना ऊर्जा के ना ब्रह्मांड, ना पृथ्वी, ना कोई देश, ना कोई इंसान कोई विकास कर सकता है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऊर्जा। मुझे तो इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है, शनि सर ने कम से कम आप लोगों को आज इतनी अच्छी व्यवस्था दी पढ़ने के लिए। नौगांव में इतना अच्छा हॉल, ऑनलाइन के संसाधन, क्लास में भी पढ़ लो, घर जाकर कभी कोई टॉपिक भूल जाए तो उसका वीडियो देख के क्या कर लो, रिवीजन भी कर लो। इतनी सारी सुविधाएं यदि कोई व्यक्ति हमको दे रहा है तो हमारे लिए बहुत हर्ष उल्लास की बात है कि नहीं है? केवल आप यहाँ पर ये मत देखा करिए, इसको बिजनेस की दृष्टि से मत देखा करिए। ये श्रद्धा का कार्य है। किसका कार्य है? समझ में आया कि नहीं आया? बिजनेस ने सब फालतू की बात है। हम लोग धंधा पानी छोड़े हुए लोग नहीं है। हम लोगों का श्रद्धा पूर्वक कार्य। कौन सा कार्य है? जिससे देखिए जीवन में 3 कार्य होते हैं जिनको महादान की श्रेणी में रखा है। पहला दान, सुनिए सभी लोग ध्यान से, पहला दान धन दान। कौन सा दान? हमने सुना होगा, कहते हैं हम मेहनत से कमाएं और उसका कुछ क्या करें, दान करें, तो हमारे जीवन में सार्थक होता है। दूसरा अन्नदान। कौन सा दान? अन्नदान को कहा जाता है महादान। क्या कहा जाता है? ऐसा कहा गया, भूखे को भोजन कराना, इससे बड़ा जीवन में कोई दान। और तीसरा दान होता है विद्या दान। कौन सा दान? मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं होता, क्योंकि ये वो दान है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति स्वयं विद्या प्राप्त करने के बाद अन्न और धन दोनों की व्यवस्था खुद कर लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा दान है? और इनको गुरुकुल की बात ही समझा करिए आप लोग कि आज की टेक्नोलॉजी से बाहर निकलिए। जो आज के जमाने में ये इंस्टाग्राम की दुनिया, फेसबुक की दुनिया, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब वर्चुअल है। कैसा है? आप भी एक दिन वर्चुअल होकर रह जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? नहीं है, किसी को उसके जन्मदिन में बधाई देते, फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं, ये देखते हैं किसने हमारे स्टेटस लगाए। अरे तुम्हारे लग भी गए तो क्या हो गया? हम तो 1000 लोगों ने लगा दिए, तुम कौन से भारत की प्रतिमूर्ति बन गए? कुछ नहीं हो तुम।
कुछ बनना है तो वास्तविक बनो। कैसे बनो? अपनी शक्लें देख देख के खुश हो रहे हैं लोग बाग, अरे वाह हम कितने सुंदर लग रहे हैं, 150 लोगों ने हमारी फोटो लाइक कर दी। अरे सुंदरता तो तुम्हारे उस ज्ञान से निकलेगी जिस दिन तुमको उसका लक्ष्य क्या होगा, प्राप्त होगा। खुद की शक्लें देख देख मुंह बनाते रहते हैं, ऐसा मुंह वैसा मुंह, उनकी फोटो अपलोड करते हैं लड़कियां खास तौर पे, उससे वो अपनी सुंदरता प्रकट करती है। अरे सुंदरता तो भारतीय ऐतिहासिक परिदृश्य को प्राप्त करके होगी। आज हम देख रहे हैं मार्केट में फटे जीन्स पहनते हैं लोग, कैसे? अभी ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो लोग यही कहेंगे भिखारी हो, कैसे हो, 2-4 का दान भी मिल जाए, कैसा मिल जाए, उसको सुंदरता की निशानी बनाए। 3000 रुपए का हम जीन्स लगा, पता चला घुटना फटा। सुंदरता कहाँ की दिख रही? बहुत सुंदर घुटना है भाई, ऐसा लग रहा है कि डेली साफ करता हो। ये सब चीजें बंद करो, वास्तविकता में आओ। डैमेज, उसका नाम क्या है? डैमेज। और भी मैंने देखे फटे चिते पहनते हैं हीरो हीरोइन, उनकी हम एक्टिंग कर रहे हैं। अरे काहे को पहनते हो? आदि मानव बन जाओ ना। क्या बन जाओ? हम आदि मानव से जब बुद्धि आई थी हमारे अंदर तो हमने वस्त्र पहनना क्या किया, अब पुनः हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं? होगा ये चीज, आदि मानव पुनः आएगा। कुमार विश्वास ने कहा था कि जिस तरीके से वस्त्रों तो आज समाज में अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है, एक दिन बेस्ट ड्रेस डिजाइनर का अवार्ड भगवान को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? यानी जैसे जानवर घूमते थे वैसे हम घूमेंगे। मानव अर्थात होमो सेपियंस क्या कहे जाते थे, हमारा विकास हुआ कि नहीं हुआ? तब तो हमने वस्त्र पहनना क्या किए, मर्यादा को पालन किया। तो आज हम मर्यादा को क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, ऐसे कपड़े पहन कर यदि आप मार्केट में निकलेंगे, समाज में निकलेंगे, वो कल के दिन ऐसे ही आपके बच्चे निकलेंगे, आपको अच्छा लगेगा क्या? आपके ऐसे धूर्त काम वीडियो में देखकर आपके बच्चे कल के दिन देखेंगे कि देखो हमारे बाप कैसे नच रहे, आपको अच्छा लगेगा क्या? जो हम भविष्य की पीढ़ियों से प्राप्त करना चाहते हैं उनको आज हम स्वीकार भी करें। क्या करें? कि आपके इन कृत्यों से आपके माता पिता को कैसा लगता होगा? वो कह नहीं पाते आज बच्चों से। क्यों? बच्चे धमकी देते हैं, हम फांसी लगा लेंगे, हम भाग जाएंगे। वो बेचारे संकोचवश हमारे घर में हो तो 2 दिन में अगर राइट ना करते तो समझ में आ जाए उनको। हम तो कह रहे तुरंत फांसी लगाओ हमारे सामने, लेट नहीं करना। तुम्हारे जैसे मूर्खों की आवश्यकता भी तो नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को हमको स्वीकार करना है। अपनी ऐतिहासिक संस्कृति पर गर्व करते हुए भविष्य के ज्ञान को सीखिए। किसको सीखिए? वैज्ञानिक परिदृश्य को सीखिए। कुछ नई नई खोजें कीजिए जो समाज के क्या है। पता चला हम खोज क्या करें, डैमेज की। किसकी? अपने घुटना दिखा रहे। क्या दिखा रहे? थोड़ा सा बदलाव लाइए अपने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, हाल ही में दक्षिण अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल हाल ही में साउथ अमेरिका में लिथियम ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज, चर्चा में रहा। काय में रहा? चर्चा में। क्यों चर्चा में रहा? सुनते हैं बच्चों, सुनिए बच्चों, देखिए बोर्ड पर सभी लोग। ये एक महाद्वीप है जिस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है? या इसी को हम साउथ अमेरिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ। यहां पर सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझना। यहां पर एक देश है जो ऐसा बिल्कुल नीचे तक फैला हुआ है, बिल्कुल जैसी मिर्ची होती है ना, चिली। तो इस देश का नाम क्या है? चिली।
इस देश का नाम क्या है? चिली। चिली अर्थात मिर्च, तो बिल्कुल चिली के समान है। एक देश यहीं पर फैला हुआ है, इस देश का नाम है बोलीविया। क्या नाम है? बोलीविया। इसकी राजधानी है लापेज। क्या है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्या है? अब ये भी घर में बैठ के याद कर लेना। अब ये नहीं कि सर आप कहोगे हम इसको याद कराएं, ठीक है ना? तो उसको क्या कर लेना, आजकल छोटे छोटे, शर्म करना पड़ेगी तुम लोगों को। आजकल मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं रील्स में, उनसे किसी देश की राजधानी पूछो सब याद रहता है उनको। प्रधानमंत्री याद रहते हैं, मुख्यमंत्री याद रहते नहीं रहते छोटे छोटे बच्चों को। ऐसे हमको भी याद करना है, ठीक है? तो ये कौन सा देश है? बोलीविया। इसकी राजधानी है लापेज। क्या है? ये कौन सा है? इसकी राजधानी है सैंटियागो। कौन सी? दुनिया में ये सैंटियागो शराब के कारोबार के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना? खैर अब तो आजकल विदेशों के देशों के बारे में ज्यादा नहीं आता। मोदी जी कह रहे हैं भारत पढ़ो। क्या पढ़ो? मध्य प्रदेश पढ़ो, भारत पढ़ो, काफी है। और उसके बगल में बच्चों एक देश है, और उस देश का नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है? ये ऐसा कौन सा देश फैला हुआ है? ये रियल में सर बिल्कुल ऐसे ही फैला हुआ। इस देश का नाम क्या है? अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना होगी, राजधानी है इसकी ब्यूनस आयर्स। कौन सी राजधानी है? दुनिया में पैक्ड मांस के लिए, काय के लिए? मैं मांस खाने के लिए मना कर रहा हूं, नॉनवेज खाने के लिए मना कर रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा पैक्ड डिब्बे बंद मांस यदि किसी देश के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है वो कौन सा देश है? घास के मैदान है यहाँ पर अल्फा अल्फा। कौन से? आप लोगों ने सुने होंगे पंपास। कौन से सुने होंगे? सब याद हो जाएंगे, पंपास, पंपास, सेल्वास, कैंपास, सब बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। तो ये कौन सा देश है? यह उसके बगल में पीला, यह कौन सा है? इन देशों के इस क्षेत्र पे देखना, ये ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? इस ट्रायंगल पर किसके भंडार हैं? किसके भंडार हैं बच्चों? लिथियम 2000 से लेकर अगले 2099 तक। कब तक? मतलब इस शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इस लिथियम को श्वेत गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत स्वर्ण। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? कौन सा गोल्ड? इस लिथियम का प्रयोग गाड़ियों की या किसी भी चीज की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? और आप सोचिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल से बाहर हम जा रहे हैं वो किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? ई स्कूटी आ गई है, ई रिक्शा आ गए हैं, ई कारें आ गई हैं, अब तो ई बसें भी आ गई हैं, आगे चलकर ई हवाई जहाज भी आएंगे। तो उसमें कौन काम करेगा? मोबाइल में तो बहुत पहले से हम लिथियम आयन की बैटरी यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कितने साल पहले से लिथियम आयन की बैटरी। अब ये लिथियम अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। कौन सी ऊर्जा को? बैटरी की ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, केमिकल एनर्जी अंग्रेजी में कौन सी कहते हैं? तो एक ऐसा तत्व है, सॉफ्ट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है? जो अपने अंदर कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को क्या कर लेता है? स्टोर। कौन? और इस ट्रायंगल नाम की जगह पर लिथियम के विशाल भंडार हैं। तो ये कहां पर है? इसके बारे में हम अगली क्लास में और चर्चा करेंगे। आज 2 लाइन देकर खत्म कर रहा हूं। भारत में भी इसके भंडार मिले हैं। एक स्थान है कर्नाटक। कौन सा जगह है? कर्नाटक। और दूसरा है जम्मू और। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हम फिर से 3:30 बजे मिलकर पुनः इस करंट अफेयर को इसके आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है सभी को? बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो, लिख लीजिएगा।